हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं 500 प्रश्न सीरीज की इस वीडियो के साथ सेट नंबर 4। जी हाँ बच्चे, इससे पहले की वीडियो में हम 3 सेट या सेट 3 तक की बातचीत को कर चुके हैं, जिसमें हम 25-25 प्रश्न को लेकर यानी कि टोटल 75 प्रश्न को लेकर बात कर चुके हैं। अब आगे बच्चे हम बात करेंगे 75 से अगले प्रश्न यानी कि 76 से लेकर 100 तक के प्रश्न को समझ रहे होंगे। और ये सारे प्रश्न ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं, जो कि आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में 25% सिलेबस को कैरी कर रहा है, कंटेन कर रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चंस हमें याद करने हैं और उन याद करने के बेसिस पर ही हमें क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मेरे बच्चे इस बात को ध्यान से समझिएगा कि 25 प्रश्न जो मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हुए हैं, एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ध्यान रखें इस बात को कि ये प्रश्न आप अगर पूरे कर लेते हैं या अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली होगी। और जी हाँ मेरे बच्चे, कि जो प्रश्न हम अभी तक करते चले आए हैं उनसे रिलेटिव प्रश्न भी यहाँ पर होने वाले हैं और उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कैसे कैसे घुमा के पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातचीत हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप इसका पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं, पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। मतलब जितना कुछ आपके सामने क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे वो सारे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता दूं कि जब आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख चुके होंगे तो यहाँ पर एक कोने में क्या दिखाई देगा, पीडीएफ का लिंक दिखाई देगा। ठीक है, पीडीएफ का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, पीडीएफ का लिंक दिखाई देगा, वीडियो के लास्ट में दिखाई देगा। तो पहले आप वीडियो को देखें, उसके बाद पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक, साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और उस टेलीग्राम चैनल से आपको क्या फ़ायदा होगा सर, तो बच्चे ध्यान रखें, वहां पर आपको इन क्वेश्चंस के एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्या कराए जा रहे हैं, एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, जिससे आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा और ये जानने को मिलेगा कि हाँ, ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वो प्रश्न हमारे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। बात समझ में आई, प्रश्न हमारे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से और प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न एक कहता है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। मेरे बच्चे ध्यान से समझेंगे सवाल को, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा, मद्रास। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये है, ऐसे करके आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से क्या होगा, कमेंट करने से क्या होगा, आपके चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, आपको मेमोराइज हो जाएंगी। और आपकी अगर नॉलेज में वो सारी चीज़ें हैं तो आपको हमेशा के लिए वो नॉलेज में रह जाएंगी। बात समझ आई। चलिए, तो नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ भारत का पहला, तो ध्यान रखेंगे मद्रास का। अब सर ये मद्रास कहाँ है, तो ध्यान रखें, आप लोग जानते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु में आपने एक नाम सुना होगा चेन्नई का। किसका नाम सुना होगा बेटे, चेन्नई का। तो चेन्नई ही क्या है, मद्रास का नया नाम है। बात समझ आ गई, चेन्नई ही क्या है, मद्रास का नया नाम है। और मैं आपको बता दूं 1688 में, कब, 1688 ईस्वी में स्थापित किया गया था पहला नगर निगम। ठीक है, कब किया गया है पूछे, 1688। कहाँ, मद्रास। मद्रास ऑप्शन में नहीं होगा तो चेन्नई ऑप्शन में ज़रूर होगा। ठीक है, बात समझ आ गई, चेन्नई ऑप्शन में ज़रूर होगा अगर मद्रास ऑप्शन में नहीं हुआ तब। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से याद रखेंगे, चेन्नई से ध्यान रखेंगे और मद्रास से भी ध्यान रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे। पहला प्रश्न समझ में आया। अब हर एक प्रश्न को ध्यान से देखते चलें और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, चीजें याद हो जाएंगी, गारंटी है। प्रश्न 2 कहता है, पंचायत चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। भैया पंचायत चुनाव की बात चल रही है, पंचायत चुनाव तो सभी जानते हैं ना क्या होता है पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, क्या केंद्र सरकार निर्णय लेती है ना, कतई नहीं। राज्य सरकार हो सकता है, जिला न्यायाधीश ये तो बिल्कुल नहीं लेगा।
न ही केंद्र सरकार लेगी। पंचायत चुनाव, पंचायत विषय किसका है? राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार इसमें निर्णय लेती है। राज्य सरकार ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चुनाव आयोग, अच्छा एक ऑप्शन चुनाव आयोग भी है, क्या ये निर्णय ले सकता है? नहीं, ये निर्णय नहीं लेगा, ये चुनाव कराएगा। बात समझ आ गई? चुनाव कराएगा, संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? राज्य चुनाव आयोग की है या निर्वाचन आयोग की है। लेकिन जो राज्य कराने का निर्णय है वो किसके द्वारा होगा? राज्य सरकार के द्वारा। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है कि राज्य सरकार बिल्कुल मतलब कह सकते हो आप कि वो कैंसिल कर दे कि भाई हम तो नहीं करा रहे पंचायत चुनाव। हाँ बिल्कुल हो सकता है। राज्य का अपना खुद का विवेक है, वो चाहे तो पंचायत चुनाव ना भी करा सकता है। ठीक है, राज्य का पूरा अधिकार है वो कानून बनाने का। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं, 3 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सब सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? देखो कितना घुमा के सवाल पूछा है। और सवाल क्या है कि बताओ, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब पंचायत राज व्यवस्था लागू करने की बात कही थी, उस समिति का अध्यक्ष कौन था? ये बात आपसे पूछी जा रही है। बस समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात कही थी। तो यहां पर कितना घुमा के सवाल पूछे, ऐसे भी पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन वो हमको और तुमको पता होना चाहिए। पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे कि नहीं? अभी देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से बच्चों को पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं कई बार बता चुका हूं। बलवंत राय मेहता, भाई इसी समिति ने तो बताई है भारत में पंचायत राज समिति के बारे में। बलवंत राय मेहता 3 शब्दों का नाम है, और ध्यान रखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज इन्होंने बताई, जो लागू है। जाहिर सी बात है, भारत के अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू है, आप जानते हैं बेहतर तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? देखो वही प्रश्न है और प्रश्न को घुमा दिया गया है, लेकिन इसका आंसर तो वही आएगा ना, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब हुई थी? अच्छा ये बता दो भैया, कब हुई थी? तो 1957 में, 1957, 1957 में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहां पर आरंभ हुई? तो पंचायत राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम, नगर निगम नहीं, पंचायत राज व्यवस्था कहां पर हुई है? तो ध्यान रखिए, राजस्थान में हुई है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है, राजस्थान में जिला पड़ता है नागौर। तो राजस्थान का जिला नागौर में सर्वप्रथम हुई थी, और कब हुई थी? 1959 को, है ना। सभी लोगों को ये याद होना चाहिए बेहतर तरीके से। भैया लेखपाल बनने की तैयारी कर रहे हो, ऐसी हल्के फुल्के में काम नहीं चलने वाला। अगला प्रश्न कहता है, भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज कब आरंभ किया गया? अभी अभी जस्ट मैंने बताया है, सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया है? 1959 में आरंभ किया गया है, नागौर जिले से। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, नागौर जिले में, राजस्थान में सर्वप्रथम 1959। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बेहतर बेटा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाफट से, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी ग्राम पंचायत से संबंधित ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल के साथ जुड़ जाओ। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके बराबर का जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है तुमको मिल जाए। है जाहिर सी बात है। प्रश्न 7 कहता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? लागू होने की बात चल रही है भैया, लागू हुआ है। हालांकि 1993 में हुआ 73वां संविधान संशोधन, है ना। 93 की 92? 92 में हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ है? तो लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। हुआ कब है? संशोधन हुआ कब है? 1992, याद रखना। ठीक है, लागू कब हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है, 1993 को। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, हैं? हाँ, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत राज संस्था का कार्यकाल कितना वर्ष रखा गया है? भैया कितने वर्ष तक पंचायत राज भारत के अंदर लागू होगी, भारत के राज्यों के अंदर लागू होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे 5 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अरे लाने लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है, इसके तहत पंचायत राज व्यवस्था को कितने वर्ष का कार्यकाल दिया गया है? 5 वर्ष का।
ठीक है, बहुत ही बेहतर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है भैया? तो ये उत्तरदायी है कौन? क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग? ना, कतई नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग, हाँ हो सकता है। राज्य विधानसभा, ये भी हो सकता है। और केंद्रीय संसद, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन केंद्रीय संसद बिल्कुल भंग कर सकता है किसको? पंचायत राज संस्था को। पंचायत राज संस्था को नष्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है कौन? आपका केंद्रीय संसद। ठीक है, सेंट्रल जो पार्लियामेंट है हमारी, उसके पास पूरी पावर है कि पंचायत राज व्यवस्था को बिल्कुल निरस्त कर दे। लेकिन यह ध्यान रखना इस बात को कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, उत्तरदायी कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग। हाँ, निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत राज संस्थाओं का निर्माण करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो या राज्य विधानसभा उत्तरदायी होगी। ठीक है, बात समझ आ गई? बेहतरीन। अगले प्रश्न में आपसे कहा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज संस्था का जो चुनाव है वो कैसे होगा? क्या प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान से होगा? तो नहीं भैया, प्रत्यक्ष मतदान से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता। भाई पंचायत राज संस्था के जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख मतलब जैसे जिला पंचायत है या जिला परिषद इसको हम कहें, तो जिला परिषद का अध्यक्ष अध्यक्ष ये जो अध्यक्ष है ये चुना जाता है किसके द्वारा? जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा। और अध्यक्ष सदस्यों के द्वारा चुना जा रहा है। अध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और सदस्यों को कौन चुनता है? सदस्यों द्वारा। और सदस्यों को कौन चुनता है? तो ग्राम सभा के लोग। ग्राम सभा मतलब वह लोग जो वोट कर सकते हैं, वह लोग जो गांव के हैं और वोट डाल सकते हैं, जिनकी निर्वाचक सूची में जिनका नाम है। तो ग्राम सभा के लोग चुनते हैं सदस्यों को, सदस्य चुनता है अध्यक्ष को। तो क्या ये डायरेक्ट है? नहीं, इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। क्या कहेंगे इसको हम? अप्रत्यक्ष मतदान के तहत चुनाव होता है किसका? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ठीक। लेकिन अगर ग्राम समिति में हम देखें तो ग्राम समिति में जो ग्राम प्रधान बनता है उसका प्रत्यक्ष होता है। ग्राम प्रधान, ग्राम समिति का ग्राम प्रधान, उसका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। इसका तो आप जानते हैं ना, ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट वोट डाले जाता है। लेकिन इसने कहा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो प्रावधान भैया अप्रत्यक्ष ही है। और इसके आगे क्या लिखा हुआ मिलता है? इसके आगे गुप्त मतदान भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो गुप्त मतदान होता है, बिल्कुल आप अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं, ये सीक्रेट रहेगा, खोला नहीं जाएगा कि आपने किसको वोट दिया है। तो गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर वी आप बिल्कुल सही लगाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण करने की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? हिस्टोरिकल सिस्टम है ये, कि समाज के किस वर्गों को सत्ता यहाँ पर मिल जा रही है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महिला वर्ग। जी हाँ, पंचायत राज से महिला वर्ग को, ना कि मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, पुरुष वर्ग, कुछ नहीं, महिला वर्ग। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, महिला वर्ग। क्यों हो जा रहा है डी? सत्ता हस्तांतरण करने की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम क्यों माना जा रहा है? महिलाओं की स्थिति को सुधारा जाता है इसमें बेहतर तरीके से। आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, कितना? 33%। कि भैया 33%, ये कहें 1/3, 33% या 1/3, या इसको 1/3 भी कह सकते हैं ना। 1/3 जो सीटें हैं वो किसके लिए आरक्षित हैं? महिला के लिए। सीटें आरक्षित किसके लिए? महिला के लिए, है ना। तो जब 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित है तो इसका मतलब जाहिर सी बात यह है कि महिलाओं को इसमें एक महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया गया है। तो सत्ता हस्तांतरण करने की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम है, महिलाओं के लिए है ज़्यादातर, है ना, बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो महिला वर्ग के लिए ऐतिहासिक कदम है। अगले प्रश्न में कहा कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई है? क्या मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य, चुनाव आयोग अधिनियम? नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आती है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। डीपीएसपी शॉर्ट में इसको कहते हैं। जब राज्य अपने आप को कल्याणकारी बनाने के लिए जो योजनाएं चलाता है वो किसके तहत चलाता है? नीति निर्देशक
तत्वों के तहत चलाता है, सिद्धांतों के तहत चलाता है। ठीक है, देखा होगा आपने, पॉलिटी पढ़ी है तो बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रश्न 13 क्या कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां। कई बार ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, 73वां है ना, कई बार पिछले सेट में भी, इस सेट में भी, और हर सेट में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जा रहा है, और एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगा। इस बात की भी श्योरिटी मैं यहाँ से देता चल रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? भैया कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया है, ये प्रश्न भी कई बार आपने देख लिया होगा। तो 11वें नंबर की, 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वें नंबर की, 12वें की जो है वो 74वें संविधान संशोधन के तहत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 74वां, उसके तहत 12वीं जोड़ी गई। ये बात आप कई बार देख चुके हैं ना, कई बार। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है? देखो अभी अभी हमने बताया था डीपीएसपी, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 है, वही यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहाँ कही गई है? भाग 4 में कही गई है। और आर्टिकल इसका कौन सा है? तो आर्टिकल भी याद रखना, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। ठीक है, आर्टिकल 40 में कहा गया है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए तुम लोगों के। बात दिमाग में बैठ गई तो समझ लो पेपर पास है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है? बेटा अगर पूछे नगरपालिका से तो ध्यान रखना भाग 9 का ए, और पूछ ले अगर पंचायत से संबंधित, पंचायत राज से संबंधित, तो पंचायत राज से संबंधित ध्यान रखेंगे भाग 9, भाग 9। ठीक है, लो इसको कर देते हैं डिब्बे में बंद, बहुत बेहतर। अगला प्रश्न देखो, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? क्या 1 स्तर दिया, 2 स्तर दिए, 3 स्तर दिए, 4 स्तर? 10 बार बता चुका हूँ, ट्रिक भी बता चुका हूँ आप लोगों को। ध्यान कैसे रखेंगे, अशोक मेहता अगर पूछेगा तो 1 2 2 शब्दों से बनता है अशोक मेहता का नाम, तो द्विस्तरीय। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 स्तर। और एक बलवंत राय मेहता समिति है, ये पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता में नाम में कितने शब्द आते हैं? 3, 1 2 3, तो त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, समझ गए। और जीवी के राव मेहता समिति, जीवी के राव मेहता नहीं है, जीवी के राव, जीवी के राव, ये समिति है, इसने 4 स्तर बताए थे, इसने 4 स्तर बताए थे। तो इनके नाम में देख लो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, इन्होंने बताए 4 स्तरीय। जी हाँ, इन्होंने कितने स्तरीय बताए हैं? 4 स्तर बताए हैं। तो 4 स्तरीय समिति पूछेगा तो जीवी के राव, 4 ही नाम है। बलवंत राय मेहता समिति पूछेगा तो त्रिस्तरीय, 3 नाम है, मतलब 3 शब्दों से मिलकर नाम बन रहा है। अशोक मेहता 2 शब्दों से मिलकर बन रहे हैं 2 स्तरीय। कितना बढ़िया तरीके से, और इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट से। अब अगला प्रश्न देखो, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? पहले भी बता चुका हूं, मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। हालांकि जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें मैं इसमें टिक लगा दूंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। कमेंट फास्ट, लो फास्ट लिख देते हैं, कमेंट आंसर फास्ट। हाँ अब सही है। चलिए बच्चे, बता चुका हूं पहले, अभी अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था शायद, है ना। अगला प्रश्न कहता है, पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली कौन है, कौन कौन है? तो देखो ध्यान रखना है इसका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। त्रिस्तरीय 3 स्तर बताने वाला हूं मैं, जल्दी फटाफट से समझ लो। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ब्लॉक समिति नहीं आएगा, ठीक। अब आगे देखो क्या है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला देखो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ग्राम पंचायत पहला स्तर, पंचायत समिति दूसरा स्तर जो कि ब्लॉक लेवल का होगा, ब्लॉक लेवल, और तीसरा है जिला परिषद, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है, ये बात आप याद रखेंगे, नाम याद रख लेना जल्दी फटाफट से।
अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अभी अभी जस्ट, अभी अभी तो नहीं, मतलब वीडियो के बीच में ही मैंने आपको कहीं बताया था कि कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत से संबंधित है और भाग 4 में आता है। भाग 4 में आता है अनुच्छेद नंबर 40। और भैया इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट, ये तो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हर एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि पंचायत राज का गठन क्या है, भाग 40 में, भाग 4 के भारतीय संविधान के, भाग 40 कह रहा हूँ, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिला ज़रूर होगा अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं या प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर आप सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रश्न नंबर 21 पूछ रहा है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। हाँ, 3 श्रेणियां होती हैं, वही 3 स्तर, वही 3 श्रेणियां हैं। इनका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना पंचायत राज प्रणाली का एक लक्ष्य है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। जिला परिषद में क्या होता है, इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी बनाए जाते हैं। इसी के सदस्य वो होते हैं जो ग्राम का विकास करने के लिए योजनाएं, ये योजनाएं जो आती हैं उनको प्रचारित करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, संग्रहित करते हैं जिसको कह सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? बहुत बेहतर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है कौन? यह प्रतिनिधित्व क्या करता है? भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? ऑप्शन देख लो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, हाँ ये बहुत बहुत बार बता चुका हूँ, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है। लोगों की हिस्सेदारी, ये भी पंचायत राज में लोगों की हिस्सेदारी होगी, है ना। सामुदायिक विकास, हाँ जी बिल्कुल सामुदायिक विकास होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ऑल ऑफ द अबव, यह सभी हो जाएगा। ठीक है, लो विकेंद्रीकरण एक बार और बता देते हैं। अगर ये है हमारे देश के पीएम, ठीक, एक यहाँ पर बना देते हैं सीएम, ये राज्य के सीएम है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सांसद हैं, एमपी हैं, और एक और बना देते हैं यहाँ पर हम, ये हमारे एमएलए हैं विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, एमएलए। अब किसी गरीब, मतलब गांव के किसी व्यक्ति को, गांव के छोटे से किसी व्यक्ति को, या गांव के एक ऐसे व्यक्ति को जो ज़्यादा कुछ समाज के बारे में नहीं जानता, जो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, वो उसको एक अपनी समस्या का निस्तारण कराना है, क्या वो किसके पास जाएगा? क्या वो प्रधानमंत्री के पास जाएगा? नहीं, जा ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री को भी इतना फुर्सत नहीं होगी कि वो इस व्यक्ति से मिले, क्योंकि एक भारत के अंदर मतलब एक भारत के अंदर कितने सारे राज्य, उतने सारे राज्यों में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे गांव, है ना, और इतने सारे गांव में इतने सारे लोग, तो सबसे तो नहीं मिल सकते ना भारत के प्रधानमंत्री। क्या सीएम मिल सकते हैं? ना, सीएम से भी नहीं मिलेगा, ना ही सीएम मिल पाएंगे। क्या सांसद से? हाँ, सांसद से थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सांसद भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं हुआ। एमएलए से, एमएलए से भी नहीं मिलेगा। हालांकि एमएलए से मिलना कोई बड़ी बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये गांव का व्यक्ति, बेचारा मासूम सा सहमा हुआ सा व्यक्ति, एक एमएलए के पास कैसे पहुंचेगा? इसके सामने ये दिक्कतें हैं। तब ये अपने अपनी बातों का, अपनी समस्याओं को किसके सामने रखे? तो इसके लिए बना दिया एक गांव का प्रधान, गांव प्रधान, और उससे कहा, उस गांव के प्रधान से कहा कि तेरे गांव के जितने भी लोग हैं उनकी समस्या तू देखेगा। ठीक, वैसे ही ग्राम प्रधान के साथ साथ कुछ क्षेत्र समिति के सदस्य बना दिए गए, वैसे ही कुछ जिला पंचायत सदस्य बना दिए गए। तो ये गांव का छोटा सा मासूम सा व्यक्ति इन ग्राम प्रधानों से, या क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, या क्षेत्र पंचायत जो क्षेत्र समिति सदस्य हैं उनसे अपनी बात कह सकता है। तो पंचायती राज ये सब क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। भाई इन लोगों के पास, इन लोगों को, मासूम से लोगों को ना जाना पड़े, या अपनी समस्याओं को जल्दी से निपटारा पा सकें, तो वही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। कि बहुत बड़ी सत्ता ना होकर सत्ता को छोटे छोटे रूपों में, छोटे छोटे इकाइयों के लिए दे दिया जाए, वही सत्ता का विकेंद्रीकरण या शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो पंचायती राज का प्रतिनिधित्व यही है। बात समझ आ गई? बहुत बेहतर। चलिए बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायत राज को किस राज्य के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है?
किसके अंतर्गत, राज्य नहीं, किसके अंतर्गत स्वशासन के रूप की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व या 73वां संविधान संशोधन। तो स्वशासन की इकाई को किस रूप में संगठित किया गया है, तो भैया 73वां संविधान संशोधन है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ना तो मूल अधिकार दिया गया, ना प्रस्तावना में कोई जिक्र है। नीति निर्देशक तत्वों में जिक्र तो है, लेकिन वो राज्य के लिए बताया जा रहा है कि तुम राज्य के कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए अपने राज्य में लागू कर सकते हो। लेकिन इकाई के रूप में संगठित जो किया गया है वो 73वें संविधान संशोधन में ही किया गया है। ठीक है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए, लेकिन गठन करने के लिए जो पूरी तरीके से एक संगठन मतलब कह सकते हो एक पूरी तरीके से स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो 73वें संविधान संशोधन से ही किया गया है। कैसे होगा, कब तक होगा, कितने समय के लिए रहेगा, कौन भंग कर सकेगा, कौन बना सकेगा, सारी बातें। अगला प्रश्न देखो, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। क्या है पंचायत समिति? परामर्शदात्री संस्था है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, परामर्शी समिति है, या फिर आपकी ये क्या है, पर्यवेक्षण प्राधिकरण है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है क्या है, पंचायत समिति क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ब्लॉक स्तर पर बात चल रही है, तो भैया ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था है, या यहाँ आप कह सकते हैं प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। परामर्शदात्री संस्था परामर्श नहीं देती है, प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी कि प्रशासन को संभाल सकती है। परामर्शी समिति है ना, परामर्शी भी नहीं है। पर्यवेक्षक है, नहीं, पर्यवेक्षक भी नहीं। मतलब पर्यवेक्षक का होता है कि जो संरक्षण कर रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, भाई कंपटीशन थोड़ा ना बढ़ाना है, तो ये तो नहीं होगा। चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, तो प्रशिक्षण थोड़ा ना दिया जाता है, कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना होती है। ये भी नहीं होगा। ग्राम पंचायतों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, देखो विकेंद्रीकरण टॉपिक फिर आ गया, तो वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो इसका आंसर नहीं हो जाता, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे आप लोग बताएं, आप लोगों को कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले से ही पता थे और आपने कमेंट करके भी मुझे बताए हैं। ठीक है, कमेंट करके आप लोग फटाफट से बता दीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद थे और कितने क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ अब हम कर सकते हैं। ठीक है, एक अलग सी एनर्जी फील हुई है कितने क्वेश्चन के साथ। तो भैया वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम लगभग 25 प्रश्न यहाँ पर हम कर चुके हैं सेट नंबर 4 में। अगला पार्ट जो आएगा सेट नंबर 5 का आएगा, इन्हीं वीडियो से रिलेटेड अगले 25 प्रश्न हम लेकर चलेंगे। 500 प्रश्न का मतलब बहुत अच्छे प्रश्न, एक अच्छे लेवल के प्रश्न हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दें। अब क्या करना है, आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा, इस बॉक्स में आपको पीडीएफ हेयर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको एमसीक्यूज करने का एक मौका मिल जाए, एमसीक्यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। ठीक है बच्चे, तो वहाँ पर हम टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यूज करा रहे हैं, यहाँ से आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको इसके अलावा और कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ और इन वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर करें, बार बार देखें ताकि चीज़ें ईजिली याद हो जाएं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे ज्ञान विद अरुण।